अदरवाइज नहीं तो आप में दो चीज होना है, एक तो वैक्सीन खत्म हो जाएगी, उसकी एफिकेसी, उसका असर नहीं आएगा, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर वैक्सीन चली भी गई बॉडी में तो माइट बी कॉज अ लॉट ऑफ आई मीन के रिएक्शंस, वो उसके सेहत के लिए खराब ही हो सकता है। ये जो कंपोनेंट्स हमने पढ़ा था इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कोल्ड चेन की जो एक नॉर्मल फ्लो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वैक्सीन जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है और वैक्सीन जहाँ एडमिनिस्ट्रेट, मतलब कि बॉडी में ह्यूमन को या फिर कुछ एनिमल वैक्सीन होती है वहां तक दिया जाना, ये पूरे मेंटेन करना है। जो जहाँ पे आपको बनता है वो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको बना के सही से स्टोरेज करे, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब अगर आउट ऑफ इंडिया, बाहर से शहर से बाहर से आ रहा है, देश से बाहर से आ रहा है, तो वो जो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है या जो वहां से लेके आ रहा है वो मेंटेन करेगा पूरा वह। उसके बाद वैक्सीन वैक्सीन जहाँ पहुंचती है, जो प्राइमरी होता है स्टेट लेवल पे आपको बताया था, या फिर आपको जोनल लेवल, स्टेट लेवल पे पहले आएगा, तो उसकी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेंटेन करे। उसके बाद जो जोनल लेवल पे आता है वो मेंटेन करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है वहां मेंटेन होगा, ठीक है। और दूसरे जहां तक पहुंच रहा है, लास्ट टाइम में जो वैक्सीन हम दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहा है, तो वो पूरे पूरे के पूरे चेन में आपको उसको कोल्ड चेन मेंटेन करना है, उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। ये बात हो गई थी कि कोल्ड चेन सिस्टम का नाम क्या है। द सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एक्चुअल वैक्सीनेशन टाइम, जहां बना और जहां दिया जाएगा उसके बीच में मेंटेन करेंगे। द कोल्ड चेन सिस्टम इज नेसेसरी बिकॉज वैक्सीन फेल्योर मे अकर ड्यू टू फेल्योर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट अंडर स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंट्रोल्स। थोड़ा सा भी अगर बीच में कहीं दिक्कत होगा तो फिर उसकी एफिकेसी खत्म हो जाएगी, फिर आपका वो डिजायर, आपका रिजल्ट नहीं आना है। देखिए जो वैक्सीन होती है वो हीट सेंसिटिव होती है। ये आप जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि एक ऊपर से रॉ जो नीचे की तरफ है, ऊपर लिखा है मोस्ट सेंसिटिव, नीचे लिखा है लीस्ट सेंसिटिव। मोस्ट सबसे ज्यादा, लीस्ट सबसे ज्यादा, मतलब इनको अगर हीट जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव है ऊपर वाला बीसीजी, ये ट्यूबरकुलोसिस का होता है आपको, ओपीवी ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन है, मीजल्स है, डीपीटी है। आज बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, बीसीजी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि वैक्सीन के साथ आपने देखा होगा कि वाटर होता है, ठीक है, तो वो आप डिस्टिल वाटर डाल के फिर तैयार करते हैं ड्राई फार्म वालों को, ठीक है। तो वो जब तैयार हो जाएगा तो फिर उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी जो है कम होती चली जाएगी। इसी तरह डीटी है, टीटी है, आपने देखा होगा टेस्टनेट टॉक्साइड का जब आप लाते हैं तो वो फ्रीजर वाले हिस्से में ऊपर में रखते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी है, तो ऊपर वाला वैक्सीन जो है ना, ठीक है, वो ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब जल्दी आपको खराब हो जाएगा, ठीक है, हीट ज्यादा अगर बढ़ गया तो, और नीचे वाला देर से खराब होगा, ठीक है। इस तरह से ये वैक्सीन का चार्ट है जिसको आपको दिखाया गया कि हीट्स के से ज्यादा सेंसिटिव कौन है। इसी हिसाब से आपको स्टोरेज में रखना है कि जो ज्यादा सेंसिटिव है उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर में रखेंगे, और जो लेस सेंसिटिव है उसको ज्यादा टेम्परेचर भी चल सकता है, ठीक है। यही इसी वजह से पूरी कहानी बननी है आगे जाके आपको। ये सेंसिटिव हो सकता है आपको किन किन चीजों से। अच्छा, फ्रीजिंग से भी सेंसिटिव होता है। टेटनस टॉक्साइड देखिए ये लीस्ट सेंसिटिव होता है फ्रीजिंग से, लेकिन हेपेटाइटिस बी अगर फ्रीज कर गया आपको तो कभी भी फ्रीज फॉर्म में आपको फिर बाहर निकाला तो टेम्परेचर कम होगा, तो फिर आपका वो 1 मिनट, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, मैं ज्वाइन करा देता हूँ। ओके चैट, 1 मिनट 1 मिनट, समवन इज मेकिंग मैसेज, मैसेज देख लूं मैं क्या कर रहा है। सर स्क्रीन पे नहीं पे आ नहीं रहा सर, आपका स्क्रीन मुझे शो नहीं कर रहा। निखत और निशांत अफजा देख लीजिए, अब शो करेगा शायद, इसलिए कि आपको शो, निखत अब दिख रहा है आपको, निखत दिख रहा है स्क्रीन आपको? नो सर, बस फाइल सब दिख रही है आपकी, आप जो स्क्रीन शो करना चाहते हैं पीडीएफ वो नहीं दिख रहा है। वैक्सीन्स वनरेबल टू फ्रीजिंग ये लिख के नहीं आ रहा है? नो सर। आपको सानिया दिख रहा है? नहीं आ रहा अभी। स्क्रीन दिख रहा है सद्दाम? आ रहा है सर, स्क्रीन दिख रहा है सर, वीडियो फाइल वगैरह दिख रहा है। अभी क्या लिखा है स्क्रीन पे? फाइल दिख रहा है बस। 1 मिनट, पीडीएफ फाइल दिख रहा है? हाँ सर। जो वैक्सीन है आपके, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है। उसमें से कुछ वैक्सीन के बारे में मैंने बताया था कि दीज आर
सेंसिटिव टू हीट, सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिव टू फ्रीजिंग। तो हीट सेंसिटिव में आप देख लीजिए ये लिस्ट बनी हुई है, ऊपर से एक एरो नीचे की तरफ, मोस्ट सेंसिटिव से लीस्ट सेंसिटिव, मतलब वो जो जल्दी हीट बढ़ने से खराब होता है वो ऊपर है। बीसीजी, वो बीसीजी जब ड्राई फॉर्म में होता है, बीसीजी की वैक्सीन को हम लोग को तैयार करना पड़ता है, उसके साथ वाटर जो है डिस्टिल वाटर जोड़ के उसको, जैसे अब कुछ बच्चों का एंटीबायोटिक्स आपने देखा होगा तैयार करते हैं उस तरह से। तो ये ड्राई अगर अभी इसको तैयार नहीं किया है तब तक ये ज्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन आप जब एक बार तैयार कर लिया तो लीस्ट सेंसिटिव की तरफ चला। इसी तरह ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन है, मीजल्स है, डीपीटी यानी डिप्थेरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस की जो एक साथ आती है, इस तरह डिप्थेरिया, टेटनस, इसी तरह टेटनस टॉक्सॉइड जो सिंगल वैक्सीन आती है, हेपेटाइटिस बी। ऊपर से नीचे की तरफ से ये हीट से सेंसिटिविटी इसकी घटती चली जा रही है। इसका मतलब हीट सेंसिटिव ऊपर वाला ज्यादा है, वो जल्दी खराब होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो नीचे वाले के मुकाबले। इसी तरह से नेक्स्ट चार्ट जो आप देखिएगा इसमें है वो फ्रीजिंग सेंसिटिव। इसमें ऊपर मोस्ट सेंसिटिव, नीचे सेंसिटिव। किससे? ये टेम्परेचर से। अगर ज्यादा फ्रीज कर दीजिएगा तो हेपेटाइटिस भी खराब हो जाएगा। हेपेटाइटिस वैक्सीन आपको हमेशा लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो फ्रीज कर गया है और फिर आपने बाहर रखा, वो फिर से पानी बन गया, यूज किया तो वो खराब हो गया। एक बार फ्रीज कर गया वो किसी भी वजह से, तो आप उसको यूज नहीं करेंगे, आप उसको फेंक देंगे। उसके बाद डीपीटी और इसका आता है, फिर आप डीटी था ये कट गया है, और उसके बाद टेटनस टॉक्साइड होता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सेंसिटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे सेंसिटिव कौन होता है? आपको बी, यानी फ्रीजिंग से सबसे ज्यादा दिक्कत आपको हो जाएगी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को। उसके बाद डीपीटी और टीटी। इसी वजह से कुछ वैक्सीन का रेंज होता है कि कुछ जल्दी हीट सेंसिटिव, हीट से खराब होता है, कुछ जल्दी फ्रीजिंग से खराब होता है, उस हिसाब से हम उसको मेंटेन करते हैं। ये कल हमने बता दिया था कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होता है उसको देखते रहना वैक्सीन के ऊपर, जैसे उसका कलर लाइट डार्क होता चला जाएगा आपको उसको डिस्कार्ड करना है, आपको यूज नहीं करना है। इस तरह से एक पूरा चार्ट है, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप जब मैं शेयर करूंगा देख लीजिएगा कि अलग अलग वैक्सीन कैसे लाइट से, हीट से और टेम्परेचर से आपको वो टेम्परेचर डिफरेंस कितने पे ये रहता है और कितने पे ये जाके खराब होना शुरू हो जाता है। ये पूरा चार्ट है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम बताना ये चाह रहे थे कि जो इक्विपमेंट्स है कोल्ड चेन का, उस इक्विपमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। समटाइम्स क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड दैट राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इक्विपमेंट्स ऑफ कोल्ड चेन, डिफाइन द कोल्ड चेन एंड राइट अ शॉर्ट नोट इक्विपमेंट। तो 4, 5, 7 आपको बताए थे कि ये इसके जैसे आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है, आइसलाइन, तो उसके बाद डीप फ्रीजर है, वॉक इन कूलर है, उसके बाद डीप वो क्या कहते हैं आपको जो बॉक्सेस हैं, या फिर आपको जो पैक्स तैयार करते हैं, आइस पैक्स है, फोम्स है, ये सारी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली आपको ये समझना चाहिए कि सारी वैक्सीन जो है ना वो 8 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो जनरली खराब हो, ठीक है। जैसे सम वैक्सीन हैव पोटेंसी व्हेन एक्सपोज्ड टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये अपनी पोटेंसी खत्म कर दी, जैसे हमने अभी आपको डिस्कस किया बीसीजी के बारे में, अगर उसके बारे में हेपेटाइटिस बी के बारे में कि अगर ये फ्रीज हो जाता है तो खराब हो जाएगा, आप उसको खत्म कर देना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द वैक्सीन आपको टेम्परेचर बढ़ने की वजह से खराब हो जाता है, ठीक है। अगर एक बार खराब हो गया तो फिर किसी भी वजह से, जैसे आपने पेप्सी वगैरह बोतल पीते हैं ना, तो एक बार अगर डीप वो बर्फ बन जाता है, फिर आपने थोड़ा देर छोड़ देना है बाहर टेम्परेचर में, तो रिटर्न हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड से, आप यूज कर लेते हैं। वैक्सीन में ये कभी ट्राई नहीं करना है। वो एक बार अगर आपको डीप हो गई, आपको मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद फिर आप रिटर्न कीजिएगा तो उसकी जो एफिकेसी खत्म हो जाएगी, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, हजार्ड्स भी हो सकते हैं, इसलिए यूज नहीं करना है। इसी तरह से अगर बहुत देर 8 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा देर तक रह गया, हाफ एन आवर, 15 मिनट से कुछ अलग अलग वैक्सीन आएगा, तो फिर उसको भी आपको यूज नहीं करना है। कभी भी रिवर्सिबल नहीं है, आपको इरिवर्सिबल नहीं, उसको आपको तुरंत डिस्टार्ट कर देना है और खत्म कर देना है, यूज नहीं करना, नेक्स्ट यूज करना है। आपने देखा होगा इस तरह की ट्रक्स जो आपको यूज होती है, स्पेशलाइज होती है, आइसलाइन वॉक इन कूलर टाइप का जो बड़ा सा बॉक्स होता है वो रखा रहता है, उसके अंदर आपको फ्रीजर में या फिर बॉक्सेस में आपको जो वैक्सीन होती है वो पड़ी होती है। वो 2-3 तरह से प्रूफ होती है। तो टेम्परेचर मेंटेन होता है, दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है कि वो ओपन अप, उसमें कभी लाइट नहीं पहुंचेगी, तीसरी ये कि वो शॉक एब्जॉर्बर के साथ ही इस तरह में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, आपको जैसे वाइवा में पूछ सकते हैं, वाइवा में क्वेश्चन आ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप क्या क्या इक्विपमेंट्स रख सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तीनों याद रखिएगा। डीप फ्रीजर भी रखते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपको सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं होता, वहाँ की भी एक पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज की। पटना में जो वैक्सीन है वो हर जगह सप्लाई होगी यहाँ से, यहाँ के देहातों में भी जाएगी, लेकिन पटना में खुद भी तो
है इसका। इसलिए यहाँ पे तीनों चीज होगी। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होगा जो एक कैपेसिटी होती है डिस्ट्रिक्ट की, वो इन एवरेज मल्टी आपको बड़ी सिटीज को अगर छोड़ दीजिएगा तो 300 लीटर कैपेसिटी का ये होता है। डीप फ्रीजर भी ऑलमोस्ट 300 लीटर कैपेसिटी का होता है, और एक कोल्ड बॉक्स होता है। यहाँ से अगर थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट करना है तो कोल्ड बॉक्स भी साथ में होता है। इसी तरह से आपको यूनिट लेवल पर, मतलब अगर पीएससी पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, ये 4 चीज होगी आपको। इसमें आपको सबसे पहले आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स, कोल्ड बॉक्सेस एंड वैक्सीन कैरियर। अब यहाँ से चूंकि आपको वैक्सीन उठा के नीचे सब सेंटर्स पे भेजना है, तो ये वैक्सीन कैरियर भी साथ में होता है, जिसमें आपको 16 से 20 वाइल्स के आसपास आप ट्रांसपोर्ट करते हैं। वॉक इन कूलर या फ्रीजर को आप देखेंगे तो ये जो राइट हैंड में आप देख रहे हैं वॉक इन फ्रीजर, इसका टेम्परेचर -15 से -25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होता है। और वॉक इन कूलर जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये वैक्सीन के अलग अलग पैक्स रखे हुए हैं, ये आपको +2 से +8 तक टेम्परेचर, यही मेन टेम्परेचर है जनरल जो वैक्सीन का 2 से 8 तक मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो उसकी पोटेंसी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। जो वॉक इन फ्रीजर है वो बल्क स्टोरेज आपका इस्तेमाल करता है ओपीवी के लिए, ठीक है। और जो बड़ा काम है इसका, ये आपको आइस पैक्स तैयार करने के लिए होता है। आइस पैक जो दिखाया था कल, अभी भी आएगा आगे इसका, देखिएगा आप। इसलिए जब आइस पैक तैयार करेगा तो इसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना पड़ता होता है। जो इसका साइज होता है वो 16.5 क्यूबिक मीटर से, और कभी कभी 32 क्यूबिक मीटर भी बड़ा साइज होता है। क्यूबिक मीटर आप देख लेते हैं, बड़ा सा स्क्वायर में ले लेते हैं तो। प्रोवाइड विद 2 आइडेंटिकल कूलिंग यूनिट्स एंड स्टैंड बाय जनरेटर। किसी भी हाल में हमेशा इस पे जनरेटर फैसिलिटीज इसके आसपास होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन होता है या जोनल लेवल पे आइसलैंड फ्रीजर्स होते हैं, दोनों लेवल पे हो सकता है। तो हमेशा स्टैंड बाय में आपके एक जनरेटर होना चाहिए। 24 आवर्स से अगर ज्यादा लाइट खत्म हो गई तो फिर ये खराब होना शुरू हो जाएगा। आपको हर स्टेट में होता है ये। 4 से 7 डिस्ट्रिक्ट यानी जोनल लेवल पे भी आप ला सकते हैं, क्या स्टोरेज इसमें रख सकते हैं 4 to 7 डिस्ट्रिक्ट्स का। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑलवेज यू हैव द लाइट सप्लाई। 24 घंटे से ज्यादा अगर हो गया तो फिर आपको खराब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपको वॉक इन कूलर है, ये भी बल्क स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। जनरली इन रीजनल लेवल पे, डिविजनल लेवल पे 4 से 6 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये इस्तेमाल होता है। इसमें टेम्परेचर का देख लीजिएगा आप, 2 ये डिग्री नीचे उतर के चला गया, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस ये आपको मेंटेन होना है। और इसका साइज कंपेरेटिवली उधर आपने देखा था 16.5 32 क्यूबिक मीटर, वही साइज मेंटेन होता है यहाँ पे भी, ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन, खासकर डीपीटी, डीटी, मीजल्स, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी या टेटनस टॉक्साइड, इसमें आपको स्टोरेज होता है। अभी भी लोग आ रहे हैं। इसमें आपको अलार्म सिस्टम होना चाहिए, टेम्परेचर रिकॉर्डर, थर्मोमीटर जो ऑटोमेटिक होना चाहिए। अलार्म सिस्टम होता है कि अगर आपका टेम्परेचर कम होने लगा है, ठीक है, तो वो आपको अलार्म सिस्टम बता देगा कि टेम्परेचर कम हो रहा है, आप इसको टेम्परेचर मेंटेन कीजिए। तो आप, हो सकता है 2 वजह से हो सकती है, या तो लाइट चली जाए तो आप जनरेटर की फैसिलिटीज को मेंटेन कीजिएगा उसमें। अगर लाइट है भी तो आप चेक करेंगे कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोनों वैक्सीन ऑफ 3 मंथ, ये दोनों जो है आपको वॉक इन कूलर या वॉक इन फ्रीजर है, स्टोर वैक्सीन ऑफ 3 मंथ रिक्वायरमेंट एंड 25% बल्क स्टॉक फॉर द डिस्ट्रिक्ट दे कैटर। मतलब आपको 3 मंथ का स्टोरेज इसमें रखना है, जितना भी, क्योंकि ये पहले से कैलकुलेटेड होता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट में कितना सप्लाई है और आपको कितना रखना है। तो ये कैलकुलेटेड होता है कि कितनी वैक्सीन आपको खर्च होनी है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स का आपको के आसपास रखना है, 25% एक्स्ट्रा आपको स्टॉकेज में रखना है टोटल का, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट की सप्लाई कर सकता है, चूंकि देख चुके हैं कि आपको 25% एक्स्ट्रा भी होता है, ठीक है। और इसमें 3 डीप फ्रीजर्स एंड 10 कोल्ड बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। कि इसकी जो पूरी कैपेसिटी आपने देखा, कैपेसिटी कितनी थी, 16.5 से 13 क्यूबिक मीटर की इसका जो साइज होता है बड़ा सा। इस तरह से देखिएगा जब गाड़ी लेके आती है तो ये आप देखिए जो 3 आदमी उतार रहे हैं ना, ये पूरा जिसमें वो खड़ा हुआ है, ये पूरा आपको आइस वॉक इन कूलर है, उसके अंदर कई बॉक्सेस पड़े हुए हैं, उसमें से उतार रहा है, ठीक है। हमेशा इसके लिए स्पेशल आदमी जो वैक्सीन को कैरियर का मामला होता है, उसके लिए फिक्स लोग होते हैं, ताकि वो जानते हैं कि किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, बॉक्स को पटक नहीं देना है, बॉक्स को अच्छे से उठा के टेम्परेचर मेंटेन करना है। फिर जो आपको जिस सेंटर पे ले जा रहे हैं वहाँ जो आपको वैक्सीन को रखने का जो प्रावधान है, वहाँ पे आप जाके उन चीजों को
स्टोर कर दें, बाहर नहीं छोड़ देना है, या फिर उठा के ऐसे ही जनरल जो आपके वर्कर्स होते हैं वो हैंडल नहीं करेंगे, उसको पहले से पता होना चाहिए इसमें वैक्सीन है, सारे प्रिकॉशन वो उस हिसाब से लेता है। आप सेंटर्स पे जाइएगा तो आपको लगेगा कि लोग उसके लिए कंप्लीट ट्रेन है, वो ट्रांसपोर्ट से लेके फिर स्टोरेज तक +2 से +8 तक, यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन रखना है। उसके बाद आता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। ये कुछ लोगों घरों पे भी देखा होगा आपने, जब बकरीद का गोश्त स्टोर करना होता है लोगों को, तो बड़े लेवल पे उनके घर पे होता है कि ये महीनों तक लोग बड़े-बड़े हिस्से गोश्त के रख देते हैं, वो रखा रहता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि चारों तरफ जो इसके वॉल होते हैं, चारों तरफ से वो आप देखिएगा जल्दी उस पे बर्फ जम जाता है। तो उसको आपको महीने में 1 बार, या आप देख लीजिएगा जब भी 2-3 वीक में वो बर्फ अगर हो जाता है तो इसको ऑफ करके, उसको ड्राई करके, फिर से साफ करके आगे 1 महीने में एटलीस्ट इसको फिर से अटैच करना है। अदरवाइज नहीं तो टेम्परेचर वेरी करने लगता है, ये सारे पोर्ट्स को बंद कर देता है। तो जो एयर आती है उससे ना वो बर्फ जम जाने के लिए, घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब डीप फ्रीजर वाले ऊपर वाले हिस्से में बर्फ जम जाता है तो वाटर लीक होने लगेगा, तो ब्लॉक कर देता है। तो 1 महीने में आपको इसको आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को फिर से ड्राई करके और सारी बर्फ खत्म करके आपको रीयूज में उसको लाने के लिए उसको मेंटेन कर लेना है। इसका साइज 300 लीटर बड़ा भी है। एक बताया था हमने कि छोटे लेवल पे सब सेंटर्स पे जाएंगे तो 140 लीटर का होता है ये। डिस्ट्रिक्ट्स में आपको बताया कि ये 300 लीटर वाला जनरली इस्तेमाल होता है। पीएससी जो होता है वो सब सेंटर या सब डिवीजन एरिया में होता है, 140 लीटर का इस्तेमाल होता है। अगेन वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर फ्रॉम 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस एंड द मेन वैक्सीन्स आर बीइंग स्टोर्ड ओवर हियर इज बीसीजी जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, डीपीटी, ये सब अपने मल्टीवैलेंट बात की थी हमने कि कुछ वैक्सीन मिला के आपस में बनाए जाते हैं, तो इस तरह से ये सिंगल वैक्सीन नहीं है। डीपीटी ओपीबी तो सिंगल है, ये देख सकते हैं हेपेटाइटिस भी सिंगल है, मीजल्स का सिंगल है, ओपीबी सिंगल है, डीपीटी भी जो है आपको मिक्स्ड है। ये अगर 8 घंटे तक लगातार आपको पावर सप्लाई है, मतलब फ्रीज 8 घंटे तक इसको आपने उसके टेम्परेचर जो मेंटेन है उस पर आपने रखा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, तो अगले 24 घंटा तक अगर लाइट नहीं भी आएगी तो ये आपको मेंटेन रख सकता है उसके अंदर टेम्परेचर, जो आपको डिजायर्ड टेम्परेचर है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटे से ज्यादा, 8 घंटे तक लगातार अगर बिजली आई तो 24 घंटे से ज्यादा के बाद फिर अगर कट गई तो आपको फिर जनरेटर वो रखना पड़ेगा स्टैंड बाय में। इसकी जो कैपेसिटी होती है 300 लीटर वाले की, वो 60,000 डोजेज ऑफ मिक्स्ड एंटीजन एंड 20,000 डोजेज ऑफ ओपीवी। मिक्स्ड एंटीजन ये हो गया आपको डीपीटी जो है ना, ये इसमें 3-3 उसके लिए एजेंट के लिए आपको वैक्सीन है, और ओपीवी जनरल जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो एक वैक्सीन है पोलियो के अगेंस्ट, ये इतना आपको 20,000 डोजेस के आप रख सकते हैं। 140 लीटर वाले में आप 25,000 डोजेज ऑफ मिक्स्ड एंटीजन एंड 18,000 डोजेज ऑफ ओपीवी ये आप मेंटेन करके रख सकते हैं। ओपीवी एंड मीजल्स फॉर 1 मंथ ओनली, स्टोर इन डीप फ्रीजर इफ लॉन्गर देन अ मंथ। ठीक है, अगर आपको 1 मंथ से ज्यादा रखना है ओपीवी को या मीजल्स को, तो फिर आप इसमें आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे, फिर आप उसको किसमें डीप फ्रीजर में रख लेंगे, जो बताया गया था। ऑलवेज आप जब भी इसको यूज कर रहे हैं तो एक चीज को ध्यान में रखना है कि सारी वैक्सीन मिक्सअप करके नहीं रख देनी है। जैसे आपने 4-5 बोतल पानी की एक साथ रख दी, इसमें हमेशा जो अलग अलग वैक्सीन, आप पीली वैक्सीन देख सकते हैं, पीले बॉक्स को, व्हाइट बॉक्स को, सब पे नाम लिखा है, डीटी, टीटी, एचबी, एचपी, ओपीवी, बीसीजी, मीजल्स का सिंगल भी आता है। इन सबको बॉक्स में करके रखना है, बॉक्स को आपस में डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और ये हमेशा एक जो आप देखिएगा कि डीप इस तरह के जो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है इसमें बकेट लगी रहती है, जो वायर्स की बनी होती है, स्टील वायर्स की, तो इस बकेट में रखना एक दूसरे से हटा के सेपरेट करके। और इसमें हमेशा आपके बॉटम लाइन जो होती है उसमें बॉटम से टच नहीं होना चाहिए, स्पेस में हैंगिंग होना चाहिए। अगर टच होगा तो उसका टेम्परेचर आपको फ्रीजिंग जोन की तरफ चला जाएगा, फिर वो फ्रीज कर जाएगी वैक्सीन आपकी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि कभी भी आपको एक सेगमेंट में 2 वैक्सीन मिक्स करके नहीं रखना है, सब अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, और हमेशा जो वैक्सीन बॉक्स है उसके ऊपर जो भी चीज लिखी हुई है कि ये कितना हीट सेंसिटिव है, एक्सपायरी डेट कितनी है इसकी, ये सब जो बॉक्स है उसके टॉप पे लिखा होना चाहिए, ताकि ऊपर से ही आप उसको देख सकें कि इसकी एक्सपायरी डेट बची है नहीं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर से मिल जाए। ये तो 3D फिगर है, आपको दिखाने के लिए दिया गया, लेकिन ये ऊपर से लिड इसका ओपन होता है। ठीक है, इसलिए आप इसको ऊपर से देख सकते हैं, सब ऊपर की तरफ ओपन अप होना चाहिए। 2-3 चीज ध्यान में रखनी है, कभी भी ये साइड से या नीचे से डायरेक्ट ये रेफ्रिजरेटर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के वॉल से टच नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बर्फ जम जाती है। वो बर्फ अगर जम जाएगी तो टेम्परेचर आपका 2 to 8 मेंटेन नहीं हो के आपको फ्रीजिंग की तरफ चला जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा साइड से भी टच नहीं होने देना है इसको, हमेशा ये बकेट में होना चाहिए। ठीक है, और
इसके जो वैक्सीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर की तरफ लिखी हो ताकि उसको आप आराम से देख सकें, ठीक है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हो वो बाहर की तरफ दिखे, और 2 वैक्सीन को आपस में मिक्स नहीं करना है आपको। डीप फ्रीजर उसके बाद आता है। डीप फ्रीजर जनरली आपको 2 चीज के लिए इस्तेमाल होता है। वैक्सीन पे स्टोरेज होता है जो हीट सेंसिटिव ज्यादा होता है, आपको वो वैक्सीन रखते हैं। साथ साथ इसमें आपको आप आइस पैक्स जो है वो भी तैयार कर लेते हैं। जो बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था आपको वॉक इन कूलर, उसमें भी आइस पैक डीप फ्रीजर करते हैं, यहाँ भी आइस पैक्स आप तैयार कर सकते हैं। इसका जो साइज होता है वो वही अगेन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 300 लीटर का, और पीएससी लेवल पर ये 140 लीटर का होगा। टेम्परेचर इसका हमेशा आपको मेंटेन करना है, क्योंकि डीप फ्रीजर है ये, देखिए -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आइस पैक्स भी तैयार होता है। आइस पैक्स तैयार होगा, जो वैक्सीन कैरियर है बाहर की तरफ ले जाते हैं आप, वहां तो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन नहीं होता, तो वो आइस पैक्स इसी में फ्रीज करके तैयार करके साथ में रखते हैं, ठीक है। दूसरे जो आपको मीजल्स है, ओपीवी है, इसको भी स्टोर करते हैं, क्योंकि हीट सेंसिटिव बहुत ज्यादा होता है, इसको करते हैं। अगर इसके बाद ये जो डीप फ्रीजर है इसके बारे में भी आता है कि अगर 8 घंटा लगातार कंटिन्यूस सप्लाई आपको बिजली रही है तो अगले 24 घंटा तक ही आपको बिना बिजली के भी रह सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि स्टैंड बाय में आपको होना चाहिए, कोई भी आपको जनरेटर होना चाहिए। जैसे कॉलेज में है ऑटोमेटिक जनरेटर, अब तो आ गया कि जैसे आपको वो खत्म होगा, ये इंतजार नहीं करना है 24 घंटे तक होने दें। ऑटोमेटिक जनरेटर से कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए आपको। जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी 300 लीटर वाले की 150 सॉरी 1,50,000 से लेके 2 लाख डोजेस जो है ना ये मेंटेन कर सकता है किसका, ओपीवी एंड मेजल्स का। और 140 लीटर वाला है तो वो 20 लाख पैक्स आपको आइस पैक्स बना सकता है, सॉरी 20 आइस पैक्स बना सकता है। इसमें स्टोरेज 300 वाले है ना, वो आपको 1.5 लाख से 2 लाख आपको क्या रख सकता है, ये ओपीवी और मीजल्स वैक्सीन रख सकती है। और जो 140 वाला है वो आपको 1 मिनट कम कर लेना, ये 20 आइस पैक्स एक वक्त में बना सकता है। आइस पैक जो फिर आगे आप पढ़िएगा कि उसको किस तरह से हम जो वैक्सीन कैरियर में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए स्पेशली आपको क्या क्या चीज दिन रखना है कि मेक 1 पर्सन लोडिंग अपलोडिंग मेंटेनेंस, एक आदमी को आप फिक्स कर दीजिए अपने सेटिंग्स में। सरकार की तरफ से जो होता है वो देख रेख के लिए वैक्सीन को उनको कह देते हैं कि आप ही इसको मेंटेन रखिए, रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। बेहतर है कि आप एक चार्ट बना के रिटर्न कर दीजिए कब कौन सी वैक्सीन आई, एंट्री से लेके इसके एग्जिट तक, और कहाँ कहाँ यूज है वो पूरा मेंटेन करना है उसको, ठीक है। एक रूम बना लीजिए पीएससी पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जहां भी इसको यूज कर रहे हैं उस रूम को स्पेसिफिक रखिए। वो आपको जो आपकी सेटिंग्स है सबसे अलग होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि ज्यादा लोगों को वहां पहुंच ना हो, वहां लाइट भी डायरेक्ट ओपन ना हो, डायरेक्ट धूप ना पड़ रही हो वहां पे, ठीक है। वॉल से 10 से 20 सेंटीमीटर अलग रखना है। हमेशा लेवल्ड स्कोर करना है, लेवल्ड इन द सेंस कि आपको पता रहे कि कौन किस वैक्सीन के लिए किसका नाम क्या है, ठीक है। लेट द इलेक्ट्रिशियन फिक्स द केबल परमानेंटली इनसाइड हिज सॉकेट। हमेशा जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, प्रेस करना है कोई भी चीज है, इसका उठा के सॉकेट उसमें यू फिट कर दिया, उधर से इधर फिट कर दिया, ऐसा नहीं है। इसको हमेशा ऐसी जगह पर रखिए जिसका इलेक्ट्रिक सप्लाई जो धारा प्रवाह, मतलब उसमें कोई बीच में रुकावट नहीं हो। वोल्टेज स्टेबलाइजर्स होनी चाहिए, आपको ध्यान रहे कि ये खराब ना हो जाए, ये किस तरह से लाइट फ्लक्चुएट करेगा, इसमें वोल्टेज तो खराब होने के चांसेस होते हैं, या फिर अलग से इसका जो टेम्परेचर जो सप्लाई कर रहा है वो दिक्कत हो जाएगा। हमेशा आपको टेप द स्विचेस इन ऑन पोजीशन सो दैट देयर इज नो एक्सीडेंटल स्विचिंग ऑफ। हमेशा ऑन रखिए, क्योंकि इसमें अब तो बहुत अच्छा आपको डीप फ्रीजर आने लगा है, वो टेम्परेचर आप फिक्स कर देंगे, उतना टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, चाहे वोल्टेज कितना भी फ्लक्चुएट कर रहा है वो मेंटेन रखेगा। अगर फ्रीजिंग जोन से वो आगे जाएगा तो फिर खुद ब ऑटोमेटिक, जैसे आपने फ्रीज में देखना है कि हमेशा इसको ऑन रखना है, अब ऑफ करके चले जाएंगे सारी चीज वो खराब कर देगा। तो इसी तरह से अब तो ऑटोमेटिक आ रहा है तो आपको ऑफ करने की कोई जरूरत ही ना हो, ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो। चेक द टेम्परेचर एटलीस्ट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। हर मॉर्निंग में या इवनिंग में आपको एक बार टेम्परेचर चेक करना है, ताकि आपको लगे नहीं कि 8 से ये क्रॉस कर गया आगे या 2 से नीचे चला गया। सॉरी, अगर डीप फ्रीजर को देखना है तो उसमें आपको कितना देखना है, -15 टू 25 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन देखना है, ठीक है। आप इसको टेम्परेचर को एक मेंटेन कर दीजिए। नॉब को जो होता है उसका वो बाहरी की तरफ से निकला होता है, या कुछ जगह आपको दिखेगा स्क्रीन रहती है उसकी, कि स्क्रीन पे वो डिजिटली आपको शो करेगा, जैसे बाइक में आ गया है, ठीक है। जो वैक्सीन आप उसमें पुट कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट मेंटेन कीजिए, कि बार बार खोल के देखना ना पड़े कि ये वैक्सीन उठा के देख रहा हूँ इसका कितना बचा हुआ है, पहले ही आपने सबको मेंटेन कर रखना है, ठीक है।
और आप दोनों को आईएलआर को यानी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीजर को एक रूम में आप स्टोर कर सकते हैं। क्या चीज नहीं करना आईएलआर के साथ, बहुत ज्यादा आपको जो है ना जल्दी जल्दी इसके लिड को ओपन नहीं करना है, यानी नहीं खोल देना है उसके बॉक्स को। मैंने कहा था कि वैक्सीन जो जरूरत पड़ रही है एक बार निकाला बंद कर दिया, उसमें क्या चीज है उसको पहले ही मेंटेन करके आपको रिकॉर्ड रख लेंगे तो आप बता सकते हैं कि किसकी एक्सपायरी डेट कितनी बची है, किसको अब स्टोर कर लेना है, किसको आपको वेस्टेज हो गया तो खराब हो अनयूज्ड हो गया तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, यहाँ से वेस्ट की तरह हटा देना है। दूसरी ड्रग्स इसमें कभी मिक्सअप मत कीजिए, चूंकि हीट की वजह से और दूसरे आपस में हो सकता है कि इंट्रैक्शन की वजह से खराब हो जाए। कभी भी खाने पीने की चीजें उसमें नहीं रखनी है कि आप पता चला कि डॉक्टर साहब वहाँ है तो जल्दी से फ्रीज आउट करना है पानी को, तो जल्दी से उसमें जाकर डाल दिया आपको कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। कभी भी 1 मंथ से ज्यादा सप्लाई से इसमें चीजें नहीं रखती है। आउटडेटेड वैक्सीन जो खराब हो गई है उसको नहीं रखना है, तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए रिकॉर्ड मेंटेन करके, ठीक है। और आइस पैक्स को आपको टॉप पे नहीं रखना है, ठीक है। डोंट कीप आईएलआर एंड डीप फ्रीजर हगिंग टुगेदर। आपको बताया गया था कि एक रूम में दोनों को रख सकते हैं, डीप फ्रीजर को और आइस लाइन रेफ्रिजरेटर को, लेकिन हगिंग मतलब एक साथ चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस कम है तो आप दूसरी तरफ रख लीजिए, लेकिन देट शुडंट बी हगिंग ईच अदर। एक साथ आपको वॉल उसकी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आपने देखा कि डीप फ्रीजर में कितना मेंटेन करना होता है, -15 टू लेके -25 तक, और आईएलआर में आपको बताया था कि उसमें जो आपको मेंटेन करना है 2 से 8 तक टेम्परेचर मेंटेन करना है। दोनों का टेम्परेचर काफी डिफरेंस है, अगर ये मिक्सअप होगा तो फिर आपको दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। सही से जो इसका इस्तेमाल करना है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, आप लोग अपने से भी देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप देख लें कि आप ब्लॉक लेवल पे मेनली तो आपको फंक्शनल जो होता है ना, जो स्टार्ट होता है वैक्सीन का यूज ब्लॉक लेवल के स्टोरेज के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लॉक लेवल पे जो आपको इस्तेमाल करना है उसके बारे में ये लाइन को लाइन में पहले जो रेड वाली है उसको मैं पढ़ देता हूँ। ब्लॉक लेवल डीप फ्रीजर यूज्ड ओनली फॉर फ्रीजिंग स्टोरिंग फ्रोजन आइस पैक्स। यहाँ पे जो डीप फ्रीजर है आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है कि आइस पैक्स तैयार करते हैं आपको, इसलिए कि अब यहाँ से लोकल एरिया में आपको विलेज तक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, तो जो कैरियर आप ले जाएंगे वो किस तरह से ले जाएंगे, उसमें आइस पैक्स डाल के ले जाएंगे, ठीक है। डीप फ्रीजर में ब्लॉक लेवल पे कोई भी वैक्सीन हम स्टोर नहीं करते हैं, उसके लिए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स वगैरह उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। 16 to 20 ice packs can be prepared by 140 liter deep freezer in one day। उधर पीछे मैंने पढ़ा था, देखा था आपने कि 16 से 20 के आसपास 20 टोटल दिया था, मैक्सिमम 20 आइस पैक तैयार कर सकते हैं। वाइप आउट सरफेस ऑफ आइस पैक्स बिफोर कीपिंग देम इन डीप फ्रीजर। एक बार आपका सरफेस जो नीचे वाला है ना, आप उसको साफ कर लीजिए। कोई भी चीज है चारों तरफ से इसमें आपको टेम्परेचर मेंटेन होता है, कहीं भी ब्लॉकेज होगा दिक्कत हो जाएगा। defrost and void dry freeze deep freezer once every month या whenever frost on inner walls in more than 5 mm। आपको कहा था कि आप जब भी 1 महीना हो या 3 हफ्ता 2 हफ्ता में भी कभी कभी होता है, आप अपने आज फ्रिज को खोल के देखिएगा घर में, जो डीप फ्रीजर ऊपर में बर्फ जम जाती है, तो उसको जो बर्फ जो होती है उसको खत्म करने के लिए एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डीफ्रॉस्ट। एक बटन आता है डीफ्रॉस्ट का, आप दबा दीजिएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा तो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा उसका कि वो सारी बर्फ पिघल जाएगी, ऑटोमेटिकली सब आपको चैनल से वाटर निकल जाएगा, ठीक है। या नहीं तो आप ऑफ करके उसके पूरे लिड को ओपन कर दीजिए, जो चीजें बाहर निकाल लीजिए, अब फिर से उसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। ये जरूरी होता है। अगर 5 mm से ज्यादा थिकनेस आ गई, 2 हफ्ते में भी आ गई, तो आप जनरली उसको वाइप आउट करके डिफ्रॉस्ट करके वैक्सीन बाहर निकाल लीजिए अच्छे से। 8 घंटे तक ये रह सकती है, तो आपको 1 घंटा आधा घंटा मैक्सिमम इस प्रोसेस में लगता है, या दूसरे में ट्रांसपोर्ट करिए, फिर इसको सही करके आप उसको मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। अगेन ये तो थी कि ये सारी चीजें बहुत प्रिकॉशन के तौर पर देखना, कैसे इसको यूज करना है। लार्जर कंपार्टमेंट इज फॉर फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग आइस पैक्स। जो बड़ा वाला कंपार्टमेंट देख रहा है आप, ये वाला, ये आपको आइस पैक्स तैयार करने के लिए है, और स्मॉल कंपार्टमेंट जो इसमें जब आइस पैक तैयार हो जाएगा उसको यहाँ रखना है। इसका मतलब लार्जर कंपार्टमेंट जो उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा और स्मॉल में टेम्परेचर कम होगा। जो टेम्परेचर इनसाइड द डीप फ्रीजर वहां देखा आपने, वही 15 से 25 या 18 से 20 के जो एक रेंज होता है, अलग अलग कंपनीज थोड़ा सा उसको डिफर करती है, तो ये आपको रहता है। इसमें आपको आइस पैक्स हमेशा वर्टिकल होना चाहिए, कभी भी ये बॉक्सेस जो है एक दूसरे पे चढ़े नहीं होनी चाहिए, और क्रिस क्रॉस में, मतलब कि ऐसे जो क्रॉस जो है ना उसमें सीक्वेंस में लगाना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए, फ्लैट पोजीशन में नहीं पड़ा होना चाहिए। और हमेशा इसको ध्यान रखना है कि दोनों कंपार्टमेंट में एक बार आपको अगर जैसे आइस पैक्स क्या होता है कि वो पैक आता है, जो कल दिखाया था आज भी देखेंगे, उसमें पानी डाल के नेक तक आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। ध्यान रखते हैं कि आपको सॉल्ट वेस्ट वाटर नहीं होना चाहिए। एक बार वो फ्रीज हो जाएगा ना, तो फिर उसको लाके छोटे वाले कंपार्टमेंट में आपको मेंटेन कर देना है। आईएलआर
यानी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स एंड डीप फ्रीजर्स टू बी इंस्टॉल्ड इन अ रूम दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू सनलाइट। पहले भी हमने बात की कि डायरेक्ट आपको इस पे सूरज ना पड़े, उस रूम में रखना है दोनों को, और दूसरे इसमें ऐसे एरिया में रखना है कि इसमें ऐसा ना पानी चला जाए, ठीक है, पानी ऊपर से अगर बारिश हो रही है तो उस पर पड़ जाए या फिर फ्लड चला जाए तो फिर इसको शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर टेम्परेचर लेवल इसका आपको खराब हो सकता है। आईएलआर एंड डीप फ्रीजर शुड बी लेवल ऑन वुडन ब्लॉक एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वॉल। नीचे जो आप बॉक्स रखते हैं ना, सीधे आपको पक्की पे या मिट्टी का जो है वो उस पर नहीं रख देना है, साइड की वॉल से नहीं रखना है। एक बेहतर है कि आप वुडन फ्लोर कर दीजिए और वॉल से थोड़ा 10 सेंटीमीटर दूर करके उसको रख देना है, ठीक है। दूसरे, द प्लग शुड बी परमानेंटली फिक्स्ड एंड लेवल, डू नॉट रिमूव। आप जैसे प्लग लगाते हैं ना इसका, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है उस पे एक डू नॉट रिमूव का स्टिकर आता है, वो स्टिकर मार दीजिए ताकि लोगों को ये लगे ही नहीं कि उसको रिमूव करना है। कभी कभी लोगों को चढ़ता है ना मजा कि मोबाइल चार्ज करना है, खींच के रख दिया, अपना मोबाइल चार्ज में लगा दिया। बहुत सारे लोग आपके पीएससी पे, हेल्थ सेंटर पे आते रहते हैं और इंडिपेंडेंट माइंड के होते हैं, उनको कोई गवर्न नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो अलग अलग बिहेव करते हैं। तो आपको पहले से ये सारी चीजें उस पर लेवल कर दीजिए, डू नॉट रिमूव का एक रेड वाला पैच चिपका दीजिए इसको। इक्विपमेंट शुड बी लॉक्ड एंड ओपन ओनली इफ नेसेसरी। जब जब जरूरत हो तभी करना, ऐसा नहीं कि दिन में डेली देख के आपको चेक करना है कि